नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड में जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन कवियों पर आधारित, उसमें से रीतिकाल के बहुत ही विद्वान और बहुत प्रसिद्ध कवि केशव और उनकी रामचंद्रिका पर बात करेंगे। केशव रीतिकालीन कवियों में, जितने भी रीतिकालीन कवि हैं उनमें केशव का जो स्थान है वो अलग ही है। वे उनको आचार्य की उपाधि थी और वो बहुत पंडित कवि थे। बहुत अच्छे वे राजनीतिक भी थे और साथ ही साथ भक्ति भाव भी उनमें था। यद्यपि ये उनमें कमी थी कि उन्हें अपने पांडित्य पर, अपनी विद्वता पर गर्व था। केशव की जो रचनाएं हैं उनमें रामचंद्रिका, कविप्रिया और रसिकप्रिया, तीन प्रमुख रचनाएं। लेकिन सबसे जो प्रमुख रचना जिस पर केशव का नाम आते ही हमारा ध्यान जाता है वो है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक ऐसी कृति है जो पूरी तरह से, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, राम कथा पर ये आधारित है। और राम कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन एक क्रमबद्ध रूप से इसमें किया गया है। ये एक हिंदी का सुंदर प्रबंध काव्य भी माना गया है। प्रबंध काव्य होने के साथ साथ महाकाव्य के भी सभी गुण इसमें मिलते हैं और संस्कृत काव्य शास्त्र में महाकाव्य को पर्याय के रूप में प्रबंध काव्य ही माना जाता है। अतः रामचंद्रिका जो महाकाव्य है वह अपने आप में एक विशेष श्रेणी का महाकाव्य है, जिसके अंदर प्रबंधात्मकता तो है ही है, साथ ही वो अपने आप में महाकाव्य है। इस रामचंद्रिका में विभिन्न घटनाएं जो पूरी तरह से राम कथा पर ही आधारित हैं। जैसा कि महाकाव्य, कोई भी महाकाव्य, प्राचीन पंडित ये मानते थे कि महाकाव्य जो भी होता है उसका जो नायक होता है वो धीरोदात्त नायक होता है। और धीरोदात्त नायक के गुणों को यदि हम खोजना चाहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा कोई धीरोदात्त व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने राम को आधार या राम पर ध्यान केंद्रित कर उनको रामचंद्रिका में, या उनके नाम पर या उनके कथा के नाम पर रामचंद्रिका कृति को लिखा। इस कृति में विभिन्न प्रकार का वर्णन है, प्रकृति का भी वर्णन है और प्रकृति के विभिन्न रूप जो उसकी ऋतुएं हैं, वन है, सूर्य, चंद्रमा, जल क्रीड़ा, इसके साथ साथ युद्ध आदि का भी वर्णन कवि ने इस कृति के माध्यम से किया। रामचंद्रिका में महाकाव्य के समस्त गुणों का एक तरह से निर्वाह हुआ है। कहीं पर भी महाकाव्यत्व की दृष्टि से ये कृति कहीं पर भी कमजोर सिद्ध नहीं होती। रामचंद्रिका का जो कथानक है वो भिन्न सर्गों में बटा हुआ है, विभिन्न भागों में बटा हुआ है। उसका जो आरंभ है वो मंगलाचरण के साथ होता है और मंगलाचरण में गणेश, सरस्वती और श्री राम की वंदना की गई है और कथा वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से बांधा गया है।
कथा की सुंदरता में रामचंद्र के जीवन का तो वर्णन है ही, इस तरह से उसको बांधा गया है कि हर एक छंद एक से बढ़कर एक सुंदर बन पड़ा है। ये कृति ऐतिहासिक है और साथ ही क्योंकि रामचंद्र के जीवन पर आधारित है इसलिए सुप्रसिद्ध होना स्वाभाविक है। रामचंद्र धीरोदात्त तो हैं ही, साथ ही साथ में वो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें श्री राम को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की फल प्राप्ति होती है। और जहाँ तक अंतिम जो पुरुषार्थ माना गया है मोक्ष, तो मोक्ष जो कि सीधा भगवान से संबंधित होता है, और राम तो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए चारों पुरुषार्थ उनके अंदर समाहित हैं। इस कृति में अयोध्या और लंका का चित्रण किया गया है। विभिन्न प्रकृति के रूपों द्वारा बहुत ही सुंदर रस से ओतप्रोत वर्णन इसमें है। इसमें राम और सीता का संयोग भी दिखाया गया है, तो वियोग का भी वर्णन है। राम और रावण इन दोनों का जिस तरह से युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान वो अलग अलग, राम और रावण जब जब उनको समय मिला तो अपने सहयोगियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ किस तरह से वो मंत्रणाएं करते हैं, किस तरह से आपस में बातचीत करते हैं, उसका बहुत सुंदर वर्णन और बहुत ही रोमांचक वर्णन, या यूं कहें कि बहुत ही जीवंत वर्णन इस कृति में है, तो कोई गलत नहीं होगा। कथानक के अंदर बहुत सारे सात्विक गुणों का बार बार में बखान है, और उसका कारण ये है कि इस रामचंद्रिका नामक महाकाव्य के जो मुख्य पात्र हैं, नायक हैं श्री रामचंद्र, वो स्वयं सात्विक गुणों से संपन्न हैं। इसलिए इस कृति के माध्यम से सत्व का वर्णन बहुत अधिक है। श्रृंगार रस का इस कृति में खूब प्रयोग हुआ है। अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग कई प्रकार के रस इस काव्य कृति में देखे जा सकते हैं, क्योंकि केशव एक बहुत बड़े विद्वान कवि थे, इसलिए छंदों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, स्वयं में वे अपने आप में पंडित थे, तो बहुत कहीं उन्होंने एक तरह से यूं कह सकते हैं कि कहीं कोई कमी उन्होंने अपने छंदों में छोड़ी ही नहीं है। सर्ग जो हैं, इस कथा को खंडों में जो विभाजित किया गया है, प्रकाश नाम दिया गया है उनको। प्रकाश, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश। प्रकाश मतलब सर्ग, सर्ग अर्थात खंड, भाग। तो वो इस ढंग से बांटे गए हैं कि उनका विस्तार न तो बहुत ज़्यादा है और न ही बहुत छोटे छोटे हैं। तो सोच सोच कर बहुत ही तरीके से इस कृति को रचा गया है। और इस कृति की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर महाकाव्य और प्रबंध काव्य सभी गुणों का यथा योग्य समावेश किया गया है। कथा संगठन बहुत ही व्यवस्थित है, और जिस तरह से प्रबंध काव्य में कथा संगठन होना चाहिए, उसका निर्वाह केशव ने अपने इस कथानक में किया है। इसके अलावा प्रकृति चित्रण भी बहुत सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया। जगह जगह पर बार बार में प्रकृति का चित्रण
किया गया है। विभिन्न रूपों में भावात्मक वर्णन, भावात्मक चित्रण भी इस कृति के माध्यम से देखा गया है। विभिन्न प्रकार के संवादों में ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। कथा के आरंभ में राम और लक्ष्मण को जब दशरथ विश्वामित्र के साथ भेजते हैं, तो एक पिता के हृदय में क्या क्या भाव उठते हैं, किस तरह से वो बिछोह देख पाते हैं, उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। राम और सीता मिलने के बाद जब बिछुड़ते हैं तो विरह में किस तरह से एक दूसरे से के लिए वो परेशान रहते हैं, उसका वर्णन इसमें है। लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लग जाता है युद्ध के दौरान, तो उनके घायल होने का वर्णन बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही प्रभावी ढंग से इसमें किया गया है। विभिन्न प्रकार के संवाद, चाहे वो भरत और कैकेयी के बीच हो, हनुमान और रावण के बीच हो, अंगद और रावण के बीच हो, ऐसे मार्मिक हैं, ऐसे प्रभावित करने वाले हैं कि हर कोई देखने सुनने वाला उनको भूल ही नहीं पाता। पूरी तरह से विभिन्न प्रसंगों में अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। और यूँ कहा जा सकता है कि रामचंद्रिका जो कृति है उसके अंदर समस्त प्रबंध काव्य और महाकाव्य के गुणों को लेने की कोशिश की गई है या उनका निर्वाह किया गया है। अब इसका जो दूसरा, कुछ कमियां भी इसमें खोजी जाती हैं। कुछ कहते हैं रामचंद्रिका के अंदर जो वर्णन किया गया है वो बहुत अधिक विस्तृत है, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। कुछ इस तरह का आरोप लगाते हैं कि कुछ असंबद्ध जो राम कथा है उससे असंबद्ध कुछ प्रसंग हैं जो रामचंद्रिका में ले लिए गए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे। ये कुछ का आरोप है। लेकिन इसके पीछे हम कह सकते हैं कि कोई भी कवि जब कोई रचना, क्योंकि वो रामचरितमानस तो की तरह या केवल राम कथा तो लिख नहीं रहे, रामचंद्रिका के नाम से जो कथा लिख रहे हैं उनमें उनकी अपने विचार या अपनी यूँ कहें कि कल्पना भी समाहित हो सकती है। इसलिए इस दोष को हम कोई ज़्यादा वजन नहीं दे सकते। केशव के बारे में मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि वो बहुत प्रतिभा संपन्न कवि थे और ऐसे में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने काव्य में वर्णन किया है। यानी अपने पांडित्य, अपना जो पांडित्य प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से इस कृति के माध्यम से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर केशव के साथ कुछ उनको बहुत क्लिष्ट कवि मानते हैं, कठिन कवि मानते हैं और काव्य के प्रेत के रूप में उन पर आरोप लगाते हैं। अब आचार्य कवि होने के कारण केशव के काव्य में विभिन्न या विचित्र प्रकार के अलंकारों का चमत्कार बार बार में और या यूँ कहें कि अधिक संख्या में दिखाई देता है। पांडित्य प्रदर्शन भी वो अपने काव्य में करते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए उनकी जो शैली रही उसमें जो वर्णन है उसमें कठिनता निश्चित रूप से है। भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग भी है और क्लिष्टता भी है। इसलिए केशव को समझने के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को के दिमाग का भी अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, या यूँ कहें कि उसको भी उस स्तर तक आना पड़ता है। तो इस आरोप में कोई बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है।
या इससे केशव कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते, बल्कि उनकी विद्वता और अच्छे रूप में सामने आती है। इस रचना की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसकी संवाद योजना। केशव के जो संवाद हैं या रामचंद्रिका के अंदर जो संवाद हैं वो अलग ही प्रकार के हैं। उनको 6 भागों में कुल बांटकर देखा गया है, और इन 6 भागों में बांटने वाले जो कवि हैं या आलोचक हैं, उनके साथ साथ कुछ आलोचक ये हैं कि इनके संवादों को 6 नहीं और ज़्यादा बढ़ाकर हम 10-12 भागों में बांट सकते हैं। अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन जो संवाद रामचंद्रिका में खास प्रसिद्ध रहे उनमें दशरथ और विश्वामित्र के बीच जो संवाद हुए, सुमति विमति के बीच जो संवाद हुए, रावण और बाणासुर के बीच जो संवाद हुए, विश्वामित्र और जनक के बीच जो संवाद हुए, परशुराम और वामदेव के बीच, परशुराम और राम और लक्ष्मण के बीच, कैकेयी और भरत के बीच, शूर्पणखा और राम के बीच, हनुमान और रावण के बीच, सीता और रावण के बीच, रावण और अंगद के बीच, लव कुश संवाद। कुल मिलाकर कोई एक निश्चित संख्या निर्धारित करना मेरी समझ में सही नहीं है, लेकिन ये जो वर्णन मैंने किया इसकी इन सब संवादों को यदि हम जोड़ें या यूँ कहें कि इन सब को साथ लें तो रामचंद्रिका अपने आप में पूर्ण हो जाती है। इनके जो संवाद हैं वो उनमें खूब गति है, छोटे छोटे संवाद हैं। उन संवादों के माध्यम से चरित्र चित्रण होता है और संवादों को इस ढंग से एक दूसरे के साथ बांधा गया है कि पहले की घटना का वर्णन भी आगे वाले संवादों में आ जाता है। इन संवादों के माध्यम से व्यंग्य का बखूबी चित्रण किया गया है। जिस तरह का भाव विचार होना चाहिए उसके अनुकूल इसमें संवाद लिखे गए हैं। कुछ कूटनीतिक संवाद भी देखे जा सकते हैं और कुछ संवाद इस ढंग से हैं जिनमें नाटकीयता है और कुछ में परिचयात्मकता है। पूरा वर्णन उनके माध्यम से बताया गया है। कुल मिलाकर केशव और उनकी रामचंद्रिका निश्चित रूप से अनूठी, दोनों ही अनूठे हैं। केशव का पांडित्य, उनकी विद्वता और उस विद्वता से तैयार उनकी रचना रामचंद्रिका हिंदी की बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। धन्यवाद।